हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वीटी दिल्ली की रहने वाली एक बहुत ही हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। स्वीटी को खाने में खट्टा बहुत ही पसंद था। वो अक्सर आम पापड़, इमली, कच्चे आम, अमरक ये सब खाया करती थी। वो दिल्ली के एक कॉल सेंटर की कंपनी में जॉब किया करती थी। उसके परिवार में उसके पिता राजू और माँ रज्जो थे। ऐसे ही एक सुबह स्वीटी अपनी एक दोस्त संजू के साथ ऑफिस जा रही होती है। रास्ते में चलते चलते वो इमली खाती है कि तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे मैडम, कितना खट्टा खाएगी तू? तुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता क्या? अरे तुझे क्या पता कितना मजा आता है। दूर है, पागल कहीं की। और ऑफिस चल, लेट हो रहा है। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचती हैं और स्वीटी को एक विनय नाम के कस्टमर का कॉल आता है। विनय अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती में फोन करता है। स्वीटी फोन उठाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सर, अनुपमा मिक्सर ग्राइंडर में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ओए होए मैडम जी, कितनी सोहनी आवाज है आपकी। ओहो, दिल को छू गई। तो पूरी रात आपकी आवाज सुनने का ही जी करेगा मेरा तो। सर, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप हमें बताएं। हमारे टेक्नीशियन आपकी पूरी सहायता करेंगे। अरे मैडम, दिल की बात ये टेक्नीशियन क्या जाने। हाँ, अगर आप हमारी हेल्प कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होता। कैसा पागल लड़का मिल गया सुबह सुबह। सर, हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। क्या आप उनकी जानकारी लेना पसंद करेंगे? तो जी, जानकारी तो हम बस आपके बारे में लेना चाहेंगे। आप हमें बस अपना नंबर और पता बता दीजिए। अनुपमा मिक्सर ग्राइंडर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अरे मैडम, स्वीटी उसका फोन काट देती है। सारे दोस्त विनय पर हंसने लगते हैं। ऐसे ही अगली सुबह स्वीटी के ऑफिस में विनय फिर से स्वीटी को कॉल करता है। स्वीटी परेशान होकर विनय को अपने पर्सनल नंबर से कॉल करती है और उससे कहती है, विनय बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। अब मैंने तुम्हें अपने पर्सनल नंबर से कॉल किया है। तुम्हें क्या लगा कॉल सेंटर में बैठी हूँ तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोलते रहोगे? हाँ, और अगर फिर से कॉल किया ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि 36 तरीके का नाच नाचोगे। हाँ? विनय की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद विनय स्वीटी को कॉल करके उससे माफी मांगता है और उसका माफी मांगना स्वीटी को बहुत ही अच्छा लगता है। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे दोनों अपने फोन पर बात करने लगते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। वक्त के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही विनय अपने पिता अरविंद और अपनी माँ सुगंधा के साथ स्वीटी के घर उसके माता पिता से शादी की बात करने आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद स्वीटी और विनय की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्वीटी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी खट्टा खाने की लत नहीं जाती। उसकी सास सुगंधा ये सब देखकर उस पर शक करने लगती है, जिसके चलते वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। और एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, जरा सुन तो, एक बात बता, तुझे तेरे महीने आए हुए कितना टाइम हो गया? माँ जी, क्या बताऊँ, मुझे तो 2 महीने से नहीं हुआ। सच में? हाँ जी माँ जी। तेरी शादी को तो बस अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, लेकिन तो क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं। अब ये बता, शादी से पहले तो कितने लड़कों से बातचीत किया करती थी? माँ जी, सच बोलूं तो आपका बेटा पहला और आखिरी है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन कुछ मेहमान उनके घर पर आने वाले होते हैं। स्वीटी सारा दिन बिना खाए पिए काम करती रहती है। कुछ देर बाद मेहमान घर पर आते हैं। स्वीटी उनको खाना परोसकर वहीं इमली खाने लगती है और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। सब लोग उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं तो वो होश में आती है। उसकी सास
उसको कमरे में भेज देती है और स्वीटी के जाने के बाद सभी मेहमान बातें बनाने लगते हैं। उनमें से एक बोलती है, हाय सुगंधा, इसके चाल चलन तथा नू लाग है, अकिया पेटता है। इवे तो नया नया ब्याह होया है इसका, दाढ़ में जरूर कुछ काढ़ा है। स्वीटी की सास उसे आवाज लगाकर नीचे बुलाती है और सबके सामने उससे कहती है, क्यों री, किसका पाप मेरे बेटे के सर मर रही है तू? क्या मतलब है आपका माँ जी? मतलब ये कि तेरी कोख में पल रहा बच्चा किसका है? क्या? और किसने बोल दिया आपको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे कलमोही, ये बाल तेरे माँ बाप ने धूप में सफेद किए होंगे, पर मैंने नहीं। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी आजकल की लड़कियों को और लड़कों को भी। अरे माँ जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। छी, कैसी है रे तू? ना जाने किसका पाप मेरे बेटे के सर मर रही थी। माँ जी, पहले तो ये बताइए कि ये आपको किसने बोला और आपके पास क्या सबूत है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? लो जी, अब इतनी नादान बन रही है। सारा दिन तो खट्टा खाती रहती है और तो 2 महीने से महीना नहीं हुआ तुझे, चक्कर आता है महारानी को। अरे कलमुही, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? तभी वहाँ विनय आ जाता है और स्वीटी विनय को सारी बात बताती है। ये सुनकर विनय कहता है, अरे ये सब क्या है माँ? अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ स्वीटी को, और रही बात प्रेग्नेंट होने की, तो माँ जरूरी नहीं होता कि कोई खट्टा खाए या फिर उसके पीरियड्स ना आए या फिर चक्कर आए तो बस वो माँ ही बनेगी। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खट्टा खाना तो मुझे बचपन से ही पसंद है, और रही बात मेरे पीरियड्स ना आने की, वो मेरे जरूरत से ज्यादा खट्टा खाने की वजह से मुझे इंटरनल इशू हो गया है, जिसकी वजह से मुझे पीरियड्स लेट होते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये सब। माँ स्वीटी सच कह रही है और मुझे इस पर पूरा यकीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनय अपनी माँ की गलतफहमी दूर करने के लिए स्वीटी और अपनी माँ दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ स्वीटी का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और उसकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं, जिसके बाद सुगंधा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके मन से सारी शंकाएं चली जाती हैं और वो स्वीटी के पास जाकर उससे बोलती है, माफ करना बहू, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। अरे माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए ना और जल्दी घर चलिए। आपको पता भी है पिछले 4 घंटे से मैंने कुछ भी खट्टा नहीं खाया, अब मुझसे और रुका नहीं जा रहा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर खट्टी मीठी इमली की गोलियां खाती हैं और कुछ ही समय बाद स्वीटी सच में प्रेग्नेंट हो जाती है और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसे खट्टा छोड़कर मीठा खाने का मन करने लगता है, जिस वजह से उसकी खट्टा खाने की आदत भी छूट जाती है। थोड़े ही समय बाद वो बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोना एक बहुत ही बड़े घर की बहू थी। वो अपने पति अमर और सास माया के साथ रहती थी, जहाँ सोना के घर में उसकी खिदमत करने के लिए कई सारे नौकर चाकर थे और इसीलिए वो घर का कोई काम नहीं करती थी और पूरे दिन अकेली बोर होकर सो जाया करती थी। सोना जब भी अकेले होती या चुप रहती तो उसको नींद आ जाती और वो सो जाया करती। उसकी सास माया को अपनी बहू की जरूरत से ज्यादा सोने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो अक्सर ही उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ सोना बहू, अगर तेरा सोना हो गया हो तो 2 मिनट के लिए अपने दर्शन करवा दे। सोना नींद में ही अपनी सास माया के पास लड़खड़ाते हुए आती है और अपनी आँखों को मलते हुए सोफे पर बैठकर बोलती है, आ गई माँ जी, अब जल्दी से मेरी प्यारी सी शक्ल देख लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। अले मेरी प्याली बहू को नींद आ रही है, क्यों? जी माँ जी, बहुत तेज। अरे खुद चुपचाप उठती है या चप्पलों से उठाऊं तुझे? माया की कड़क आवाज
जैसे ही सोना के कानों में जाती है वो फटाफट उठ जाती है। सोना के उठते ही माया उसको रेडी होने को बोलती है। सोना रेडी हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, तेरे भाई की शादी है और उसी में जाना है। ऐसे ही शॉपिंग करते करते माया सोना के लिए एक ड्रेस पसंद करती है और उसे ट्राई करने को कहती है। सोना वो ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में जाती है और उसे नींद आने लगती है और वो वहीं पर ही ट्रायल रूम में सो जाती है। ट्रायल रूम के बाहर लंबी लाइन लग जाती है पर सोना बाहर ही नहीं आती और मजबूर होकर दुकान वाले को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। तो देखते हैं कि सोना मजे से घोड़े बेचकर वहाँ सो रही है। ये देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। माया उसे उठाती है और घर लेकर आती है। अरे ओ करमजली, जैसा तेरा नाम है वैसे तेरे लक्षण। अरे क्यों जगहसाई करवा रही है मेरी? भला दुकान के ट्रायल रूम में कौन सोता है? माँ जी, मुझे माफ करना, वो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी शॉपिंग कर करके। माया सोना को डांट रही होती है कि तभी सोना सोफे पर बैठ जाती है और वहीं फिर से सो जाती है। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है, बहू, अरे मैं तुझे लोरी नहीं सुना रही हूँ जो तू सो गई, नालायक कहीं की। सॉरी माँ जी, सॉरी, वो मेरी फिर से आँख लग गई थी। हाँ कलमुही, तू फिर से सो गई थी। अरे 100 आलसी मरे होंगे तब जाके तेरी जैसी एक आलसी पैदा हुई होगी। अपनी बहू के इस आलस से माया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन माया अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। बहू, अरे ओ बहू, ये ले, ये कुछ पैसे दे रही हूँ तुझे। इनकी रात भर तुझे निगरानी करनी होगी क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, इसीलिए ये जिम्मेदारी तुझे देकर जा रही हूँ, समझी? तो तू सब कुछ संभाल लेगी ना? हाँ माँ जी, बिल्कुल। सोना, तूने बोल तो दिया, पर करेगी कैसे? अरे सो तो नहीं जाएगी ना? जी नहीं माँ जी। सोना निगरानी करते करते सो जाती है और अगली सुबह, बहू, मैंने जो पैसे दिए थे कहाँ है वो? ये तो। सोना वहाँ पैसे ना देखकर हैरान हो जाती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर पैसे कहाँ गए। आज से पहले तो कभी भी चोरी हुई नहीं। माया उसको गुस्से में देखती है और बोलती है, हाय राम, अरे मैंने गलती कर दी तुझे ये जिम्मेदारी देकर। माया को गुस्से में देखकर सोना की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और सोना के आंसू देखकर माया उसको अपनी गलती सुधारने का एक मौका देती है और बोलती है, ये घर की तिजोरी है और इसमें कुछ जेवर रखे हैं। अगर आज तू इसकी निगरानी कर लेती है तो मैं तुझे माफ कर दूंगी और हाँ, घर की चाबी और सारी जिम्मेदारियाँ तुझे सौंप दूंगी। माया की ये बात सुनकर सोना मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह सोना, तू तो पहले ही रानी थी। अब जब तुझे चाबियों के रूप में ताज मिलेगा तू तो एकदम महारानी बन जाएगी। सोना अपने काम पर लग जाती है और तिजोरी की निगरानी करने लगती है। निगरानी करते करते सोना की थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती है और वो सो जाती है। साथ ही वो सपना देखती है कि घर की चाबियां उसकी कमर पर लगी हैं कि तभी माया वहां आ जाती है और सोना को उठाकर तिजोरी खोलती है और सोना से पूछती है, अरे ओ मेरी सोना बहू, अरे तिजोरी में से सोने और जेवरात कहाँ गए? माँ जी, मैंने अच्छे से निगरानी की थी, पता नहीं कहाँ गए। अच्छा, तो अच्छे से निगरानी की थी तूने, पर मैंने जब तुझे देखा तो तू तो खराटे भरी जा रही थी। अरे ऐसे तो तू हमें लुटवा कर ही खा जाएगी। अरे जब से तुझे जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, रोज रोज घर में चोरी हो जाती है। नहीं माँ जी, मैंने सच में निगरानी रखी थी। अरे नास पीटी, रखी थी तो तिजोरी कैसे खुल गई?
अरे कलमुही निकल जा मेरे घर से। माया सोना को घर से धक्के मारकर निकाल रही होती है, तभी अमर सोना को संभाल लेता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप मेरी सोना के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं? आखिर किया क्या है इसने? माया अमर को सारी बात बताती है। माँ, मेरे कहने पर सोना को एक आखिरी मौका दे दीजिए बस। अरे तेरे कहने पर तो मैं एक मौका ना दूं इसको। नहीं माँ जी, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। इस बार मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई गलती नहीं करूँगी, एक सेकंड भी नहीं सोऊंगी। बस आप मुझे माफ कर दीजिए। सोना और अमर के बार बार बोलने पर माया सोना को एक और मौका देती है और इस बार सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स, गहने, रुपया, पैसा सब कुछ सौंप देती है उसे और सोना को निगरानी करने के लिए बोलती है। सोना निगरानी करने लगती है। जैसे ही सोना को नींद आती है, वो कभी मुंह धो लेती और गाने सुन लेती और अमर भी इसमें उसका पूरा साथ देता है। ऐसे ही सोना पूरे दिन और रात तक नहीं सोती और वो अपनी नींद पर काबू कर लेती है। अगले दिन माया को खुशी खुशी बोलती है, माँ जी, मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। अब आप मुझे घर से तो नहीं निकालेंगी ना? माँ, अब तो आपको और सोना को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? दोनों बच्चों की बात सुनकर माया बोलती है, अरे मेरी प्यारी सोना बहू, चोरी तो कभी हुई नहीं थी। अरे ये सब तो तेरी माया सास का माया जाल था जिसमें तुझे फंसना ही था। माया सारी बात सोना और अमर को बताती है और ये भी कि ये जो कुछ भी उसने किया वो सिर्फ और सिर्फ सोना के लिए ही किया, ताकि वो अपनी नींद पर काबू पा सके। उसको आगे सोने की वजह से कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। घर में कितने ही नौकर चाकर क्यों ना हो, इंसान को घर का काम करना खुद भी आना चाहिए। सोना और अमर दोनों ही सुधर जाते हैं। अब सोना अपनी नींद पर काबू करना सीख जाती है और अमर को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि काम ही सब कुछ नहीं होता, फैमिली भी कुछ होती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। देविका एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसे आइसक्रीम खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। गर्मियों के मौसम के साथ साथ सर्दियों में भी वो आइसक्रीम खाया करती थी। उसके माता पिता विजय और सरिता इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसके लिए सोहम नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ सुजाता के साथ उसे देखने उनके घर जाता है। जी आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आराम से बात कीजिए। जी जी, वैसे आप लोगों का घर तो काफी सुंदर है। जरा आप इस घर की रौनक को तो बुला दीजिए। जी, क्या मतलब? जी आपकी बेटी देविका, जिसको हम यहाँ देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लीजिए। देविका बेटी, आओ तो जरा। जी मम्मी जी, अभी आई। तभी देविका वहाँ तैयार होकर जाती है, जिसे देख पहली ही नजर में सोहम को उससे प्यार हो जाता है। दोनों परिवार वाले उन्हें अकेले में बात करने के लिए छत पर भेज देते हैं। वहाँ जाकर सोहम उससे पूछता है, जी वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? जी मुझे वैसे तो बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन आइसक्रीम खाना ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे तो ये भी बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लग रही है, बिल्कुल दूध वाली। अरे कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि आप हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है ना। देविका वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। दोनों के माता पिता रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसकी आइसक्रीम खाने की लत बिल्कुल भी कम नहीं होती। वो और ज्यादा आइसक्रीम खाने लगती है। कभी मैंगो, कभी बटर स्कॉच, कभी वेनिला। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन उसकी सास सुजाता अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, ये तो पूरा दिन आइसक्रीम ही क्यों खाती रहती है? घर में और भी चीजें हैं खाने के लिए। सासू माँ,
आप नहीं जानती, आइसक्रीम से अच्छी ना कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। अरे तुझे पता भी है इसको खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं? सासू माँ, आप नुकसान क्यों देख रही है? ये सोचिए ना कि बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। खाते खाते ऐसा लगता है जैसे मैं स्वाद के एवरेस्ट पर पहुंच गई। हाँ हाँ, अरे जब जुकाम, सर दर्द और मोटापा बढ़ेगा ना तेरा, तब पता चलेगा तुझे। अरे सासू माँ, जबकि तब देखेंगे। मैं तो इस दुनिया में ना बस आइसक्रीम खाने के लिए आई हूँ। जब तक जिंदा हूँ आइसक्रीम ही खाऊंगी। ये बात कहकर देविका वहाँ से चली जाती है। सुजाता अपनी बहू को आए दिन बहुत समझाती, लेकिन देविका उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और अपनी सास की सभी बातों को इग्नोर करके आइसक्रीम खाना जारी रखती थी। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे देविका के दांतों में झिनझिनाहट होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, पर तब भी वो अपना आइसक्रीम खाना बंद नहीं करती। और ऐसे ही एक दिन देविका, ये सब क्या है? जरा अपनी तरफ तो देखो, तुम कितनी मोटी हो गई हो। सोहम जी, आप और आपकी मम्मी ना मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। अरे इतने से मोटे होने से क्या हो गया? अच्छा ठीक है, बस तुम ये सब खाना थोड़ा सा कम कर दो, नहीं तो तुम्हें शुगर या फिर हार्ट डिसीज हो जाएगी कोई। मुझे कुछ नहीं होगा, आप खामखा इतना डर रहे हैं। अच्छा तो मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है बाबू? सोहम अपने ऑफिस चला जाता है। देविका दोपहर में आइसक्रीम खाते हुए सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी सास उसे इस हालत में देखकर बहुत ही घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो अपने बेटी को फोन करके उसे भी अपने पास बुलाती है। वहीं डॉक्टर देविका की जांच पड़ताल और पट्टी करने के बाद उनसे मिलते हैं। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? जी दरअसल इनका शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है और जिसके चलते इनकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा काफी ज्यादा कम हो गई है। इस वजह से इनको अचानक से चक्कर आ गया और उनका पैर फिसल गया। जी दरअसल ये बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाती है। अरे यूँ कहिए कि इसे आइसक्रीम के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। शायद इनकी आइसक्रीम खाने की ये लत ही इनका शुगर बढ़ने का कारण है। अगर आप इन्हें सही सलामत चाहती हैं तो आपको इनकी आदत छुड़वानी होगी। जी डॉक्टर। इसके बाद सोहम अपनी बीवी देविका से मिलने उसके पास जाता है। हाँ जी, आइसक्रीम। क्या अभी भी तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है? अच्छा बताओ, कौन सी खाओगी? वनीला, बटर स्कॉच, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, क्या खाओगी बताओ? सोहम जी बताइए ना, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ है मुझे? देविका, तुम्हारे ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से ना तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई है और अब तुम आइसक्रीम तो क्या मीठा तक नहीं खा सकती। क्या? देविका, अब रोने से क्या फायदा? अरे हमने तो तुम्हें इतना समझाया था, लेकिन फिर भी तुमने हमारी एक ना सुनी। नहीं, मैं इस बात को लेकर नहीं रो रही कि मुझे शुगर हो गया, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का? सोहम अपनी बीवी को घर ले आता है। समय बीतता जाता है। देविका अपनी आइसक्रीम खाने की लत को छोड़ने की बहुत कोशिश करती है। साथ ही साथ शुगर को कंट्रोल करने के लिए डेली एक्सरसाइज भी करने लगती है। धीरे धीरे उसका मोटापा और शुगर लेवल काफी कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो सोहम के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो ये खुशखबरी जाकर सोहम को बताती है। सोहम जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ कहो देविका, क्या बात है? बहुत जल्द आप पापा बनने वाले हैं और माँ जी दादी। क्या? तुम सच कह रही हो देविका? हाँ जी, 4 वीक हो गए मेरी प्रेगनेंसी को। ओ देविका, तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। आज ना मैं पूरे ऑफिस में मिठाई बंटवाऊंगा। अरे माँ को तो ये बात पता ही नहीं है। माँ कहाँ है आप? सोहम ये बात जाकर अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद सुजाता उन दोनों की नजर उतारती है। ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। एक रात जब सोहम अपनी बीवी के साथ
घर वापस आ रहा होता है कि तभी अचानक उनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों द्वारा उन्हें पास ही के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां सोहम को तो जल्दी ही होश आ जाता है और वो डॉक्टर से अपनी बीवी के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर मेरी वाइफ ठीक तो है ना? नहीं सोहम, आपकी वाइफ देविका के प्रेग्नेंट होने के कारण उनकी हालत ज्यादा सीरियस है, और तो और शुगर की प्रॉब्लम के कारण उनकी ब्लीडिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब, कब तक हाथ पे हाथ रखकर खड़े रहेंगे? ऐसी बात नहीं है, दरअसल हमें देविका की प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी होगी। ऑपरेशन में हम सिर्फ किसी एक की जान बचा पाएंगे, और हम किसी फैमिली मेंबर के साइन के बिना ऑपरेशन नहीं कर सकते। वो तुरंत ही पेपर्स पर साइन कर देता है और डॉक्टर देविका का ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। वहीं उनकी मां सुजाता भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तकरीबन 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है और आपकी वाइफ भी एकदम ठीक है। क्योंकि बच्ची अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, तो इसलिए उसे इमरजेंसी रूम में रखा गया है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, आज मेरी वजह से तुझे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन मम्मा प्रॉमिस यू माय बेबी, अब से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी परिवार वाले मिलकर नन्ही परी का स्वागत करते हैं। साथ ही अब देविका अपनी आइसक्रीम खाने की आदत को हमेशा के लिए त्याग देती है और अपनी बेटी और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।